नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा ये खास कार्यक्रम। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आप सभी का स्वागत है। और भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए आज बहुत ही खास दिन है। R&D को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का आज ऐलान किया जाएगा। साल 2023 में अब तक IPO के जरिए कंपनियों ने सबसे ज्यादा फंड जुटा करके बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर आयकर विभाग की क्यों है नजर? कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। EPFO के मुताबिक जुलाई 2023 में 10,27,000 नए मेंबर्स का एनरोलमेंट हुआ। दुनिया का सबसे विश्वसनीय आईडी है आधार। UIDAI ने बिना किसी सबूत के भारत के आधार व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर किया पलटवार। बिना पूरी तैयारी के मूडीज ने उठाए सवाल। अमेरिका में शटडाउन का खतरा फिर से मंडराया। 30 सितंबर तक बाइडेन सरकार को लेना होगा फैसला। फिच के बाद अब मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटाने की चेतावनी दी। और शेयर बाजार में आज मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के साथ हुई शुरुआत। अमेरिकी बाजार तेजी के साथ हुए बंद, लेकिन एशियाई बाजारों में गिरावट का दौर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवाओं को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और दूसरे विभागों में कार्य करेंगे। उधर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2017 से जुलाई 2023 तक की अवधि में देश में रोजगार पर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह कहा गया है कि EPFO का डेटा यह दिखाता है कि जुलाई 2023 में 10,27,000 नए मेंबर्स का एनरोलमेंट हुआ, जो कि जुलाई 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में जुलाई 2023 में नए पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 14,93,000 है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुलाई 2023 के दौरान 76,300 से ज्यादा नए सदस्य शामिल हुए हैं। ये रोजगार के कुछ आंकड़े। और अब शेयर बाजारों पर निगाह डालते हैं। देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई। आज के बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और उसी का असर आज के भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। शुरुआत में आप देखें 19,681 का स्तर, थोड़ी देर पहले के आंकड़े 47, लेकिन इसका असर हम देखेंगे आज के सेंसेक्स और निफ्टी पे। तो आज गिरावट के साथ प्री मार्केट ओपन में भले ही थोड़ी सी तेजी दिखाई दी थी, लेकिन अब ये गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स के अब के थोड़ी देर पहले के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। ओपनिंग 20 अंक ऊपर हुई, लेकिन अब इस वक्त फिलहाल मार्केट डाउन 50 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी इस वक्त बिल्कुल फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है। 8 अंक की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी आज सुबह के कारोबार में। प्री मार्केट सेशन में ये जो तेजी दिख रही थी, अब थोड़ा थोड़ा उसमें बदलता हुआ रुख दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी तेजी जरूर दिखाई दे रही है। सेंसेक्स देखिए गिरावट के साथ, ये एकदम अपडेटेड फिगर आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स 18 अंक नीचे, निफ्टी 10 अंक नीचे। निफ्टी बैंक निफ्टी में 120 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहां पर तेजी दिखाई दे रही है, यानी ब्रॉड बेस्ड इस गिरावट को आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां पर इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है। ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इस वक्त तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे स्टॉक्स हैं, टॉप गेनर्स की बात करें, टाटा स्टील, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW और टाइटन, कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर गतिविधियां पॉजिटिव नजर आ रही हैं। निवेशकों का रुझान इन शेयर्स के खरीद में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम देखें टॉप लूजर्स, तो लूजर्स की श्रेणी में एशियन पेंट सबसे ऊपर दिखाई देता हुआ।
कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान लीवर, ये कुछ टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। जहां सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है उसमें एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर्स, टीसीएस, रिलायंस और टाटा स्टील जैसे काउंटर शामिल हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अपडेट्स में दिखाते हैं अमेरिकी बाजार किस तरह से बिहेव करते हुए नजर आए। गिरावट के साथ बंद हुआ डाउ जोन्स 125 अंक नीचे, S&P 500 17 अंक ऊपर, नैस्डैक में 60 अंकों की बढ़त कल दिखाई दी। तो बढ़त के साथ जो प्रमुख अमेरिकी बाजार है वो बंद होते हुए दिखाई दिए। यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो वहाँ पर गिरावट रही। लंदन का FTSE 60 अंक नीचे, फ्रांस का CAC करीब 60 अंक नीचे और डैक्स यानी जर्मनी का डैक्स 151 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। कल के बंद के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह एशियन मार्केट में गिरावट दिखाई दी और स्क्रीन्स पर आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि जापान के निक्केई, हैंगसेंग, हांगकांग का हैंगसेंग और कॉस्पी, कोरिया का कॉस्पी, ये तीनों ही जो इंडेक्स हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड 93 के आसपास चल रहा है। 92.99 का स्तर, $30 सेंट्स प्रति बैरल की गिरावट दिखाई दी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये समझना कि क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो किस तरह से बिहेव करते हुए नजर आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं हमारा खास इकॉनमी टुडे और आज के फोकस में हम बात करेंगे आज भारत के ड्रोन शक्ति। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। एक 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला ड्रोन, आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाने वाला ड्रोन के 50 से ज्यादा लाइव हवाई प्रदर्शन। एक नजर डालते हैं भारत ड्रोन शक्ति 2023 पर। भारत के ड्रोन शक्ति क्षमता में बढ़ोतरी की रफ्तार काबिल तारीफ है। साल 2021 में ड्रोन से जुड़े नियमों को आसान बनाया गया और साल 2022 के बजट में ड्रोन शक्ति योजना की घोषणा की गई। सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप्स के माध्यम से ड्रोन को एक सेवा के रूप में सुविधाजनक बनाना और इसे बढ़ावा देना है। एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं वाले ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी शामिल हुए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में 50 किलो से 100 किलो तक वजन ले जाने की क्षमता वाले ड्रोन्स का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित भारत ड्रोन शक्ति 2023 में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी के लिए ड्रोन, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स के ड्रोन, लोटरिंग मुनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन्स के साथ साथ 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स शामिल हुए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के दौरान प्रदर्शित ड्रोन की एक कॉम्पैक्ट प्रणाली भी दिखाई गई, जिसे एक छोटी सी मोटरसाइकिल पर ले जाया जा सकता है। विशेष मोटरसाइकिल्स को बिना असेंबल किए ड्रोन ले जाने के लिए अनुकूलित किया गया है। आधुनिक कृषि पद्धतियों को शुरू करने के लिए किसान ड्रोन को ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करके ले जाया जा सकता है। भारतीय ड्रोन उद्योग की ताकत का अब तक का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें 50 से ज्यादा लाइव हवाई प्रदर्शन और ड्रोन्स के 75 से अधिक स्थिर प्रदर्शन शामिल रहे। ड्रोन शक्ति योजना और ड्रोन घटकों के लिए 120 करोड़ रुपए की PLI योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में भी मदद कर रही है। सुधीर यादव, DD न्यूज, हिंडन बेस, गाजियाबाद। और इकॉनमी टुडे में जुड़ रहे हैं चिराग शर्मा, जो कि CEO हैं ड्रोन डेस्टिनेशन के, और अतुल चौधरी, जो कि CEO हैं और फाउंडर आयान ऑटोनॉमस सिस्टम्स के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग, आपसे शुरुआत करते हैं।
भारत की ड्रोन शक्ति, स्किलिंग के मामले में क्या कुछ अभी इकोसिस्टम है, थोड़ा सा बताइए क्यों ये नया सनराइज सेक्टर है भारत का। जी शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ड्रोन एक तरीके की एक नई क्रांति लेके आ रही है हमारे आज के, अगर हम बात करें इंडिया को, तो हम भारत सब जगह अपना एक झंडा लहरा रहा है, तो हम एक ड्रोन कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर द वर्ल्ड। 2030 तक का हमारा ये मानना है कि ये सेक्टर 3 लाख करोड़ से ऊपर का सेक्टर रहेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज रहेंगी, और इसमें 10 लाख से ऊपर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है इस टाइम, हम सारे कंपनीज पे, स्टार्टअप्स पे, कंट्री पे। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है हम सबके लिए, और एक एम्पावर करने के लिए हमारे रूरल इंडिया को। तो जहां तक बात रही कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो सिविल स्पेस में ड्रोन्स का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि के क्षेत्र में होने वाला है। तो एक टर्म है हम ऑफ्टन यूज करते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर। तो जो ड्रोन्स हैं उस डिजिटल एग्रीकल्चर के थ्रू पूरी कंट्री में अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स, हमारे गांव में स्प्रे का ड्रोन रहेगा, एक ड्रोन रहता है MRI स्कैन करके आपकी हेल्थ बताने का, आपकी फसल की हेल्थ बताने का, जो भी चीजें हमारे हेल्प करेगी हमारे किसान भाई बहनों को, अब उनकी जिंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, हम फार्मर की डबल इनकम की बात करते हैं, उसको बढ़ोतरी देने के लिए। और उन सब के लिए आपको पायलट्स चाहिए रहेंगे, आपको को पायलट चाहिए रहेंगे, आपको टेक्नीशियन चाहिए रहेंगे। तो आपका जो सवाल था कैपेसिटी बिल्डिंग का, 5 लाख से ऊपर ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता रहेगी हमारे को अगले 3 सालों में। आज की डेट में करीबन 60 से ऊपर ड्रोन फ्लाइंग स्कूल्स है, पर ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आगे। एक ड्रोन उड़ाने के लिए एक 10वीं पास बच्चा चाहिए, वो हमारे मेल फीमेल डजंट मैटर, गांव से रहे, केवल एक 10वीं पास और पासपोर्ट चाहिए और आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। चिराग, मैं स्किलिंग पे और आपसे बात करूंगा क्योंकि आप काफी इसमें बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अतुल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आयान ऑटोनॉमस सिस्टम्स के। अतुल, जो इकोसिस्टम है उस पर आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। ड्रोन इकोसिस्टम जो 2021 के बाद बदला है, क्या हम वाकई एक नए सनराइज सेक्टर को साथ लेकर के आगे चल रहे हैं? जिस तरह से चिराग ने बोला कि इसमें बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, तो भारत एक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। जी, मैं बताना चाहूंगा, ड्रोन ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हमने मोबाइल रिवॉल्यूशन देखा है, हमने ऑटो इंडस्ट्री में 1980s में जो रिवॉल्यूशन देखा है, वैसा रिवॉल्यूशन अभी ड्रोन सेक्टर का सेक्टर है इंडिया का। उसमें ये काफी डिसरप्टिव प्रोडक्ट होने वाला है। जो चीज ट्रैक्टर आने की वजह से हुआ है, मल्टीपर्पज उसका यूज किया जाता है, वैसे ही ड्रोन का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है। जैसे स्प्रेइंग के लिए, सीडिंग के लिए और फॉगिंग के लिए एक ही ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे दोस्त चिराग ने जैसे बताया, इकोनॉमी एट विलेज लेवल जो होती है वो काफी हद तक डिसरप्ट होने वाली है। हमारी कंपनी ने जो अभी ड्रोन डिप्लॉयमेंट का मॉडल अपनाया है वो ऐसा है जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को, एक कोई ग्रेजुएट को एक ड्रोन के जरिए कोई इकोनॉमी का मतलब इनकम का एक संसाधन देने वाला है। और उसके वजह से एक इनपुट जो कॉस्ट होती है एग्रीकल्चर को, फार्मर को, वो काफी कम हो जाएगी, जिसका जो काफी ज्यादा खर्चा होता है वो काफी कम हो जाएगा, और उसके वजह से इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब होने वाली है। अतुल, जिस तरह से हमने देखा आईटी सेक्टर में हार्डवेयर में हम लोग शायद कहीं पीछे रह गए थे, सॉफ्टवेयर में हमने बहुत जबरदस्त काम किया। क्या ड्रोन के साथ ये कहानी बदलने जा रही है? हम एक साथ मैन्युफैक्चरिंग मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साइड में एक साथ एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट के अगर अपने जैसे PLI स्कीम और काफी जो बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स आ रही है उसका अगर आप अंदाजा ले, और जो स्टार्टअप्स का जो अभी एंथुसियाज्म है वो अगर देखे, तो अगले 10 साल में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में जाने वाला है। अगला जो डिकेड है वो इंडिया का टेक्नोलॉजी डिकेड होने वाला है। हमारे कंट्री ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन देखा और उसके बाद सीधा IT रिवॉल्यूशन देखा है। हमने जो यूरोपियन कंट्रीज ने जो हार्डवेयर रिवॉल्यूशन देखा है, जो चाइना जैसे कंट्रीज ने, एशियन कंट्रीज ने देखा है, वो हमने मिस कर दिया है। अभी ये हमारा टाइम है जहां पे हम ड्रोन जैसे अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण इंडिया में ही करें, और इसका ना इंडिया में बट फॉरेन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए हम काफी सारे स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं। चिराग खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं ड्रोन्स की, अपना अनुभव थोड़ा सा चिराग हमें बताइए। मैन्युफैक्चरिंग को लेके हम लोग का कैसा अनुभव है? क्या हम वाकई मेक इन इंडिया ड्रोन्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं?
जी डेफिनेटली, अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में जो एक लेवल ऑफ इंडिजिनस कंटेंट बोलते हैं, अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम इंडिया में बनाना ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। तो एक जर्नी है, जैसे किसी भी एक नए कैटेगरी की जर्नी होती है। तो हम पहले इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, अब धीरे धीरे हमारे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। हमारे सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूजन हो रही है। जब कैपिटल इन्फ्यूजन होगी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग पे काफी काम रहेगा। हम खुद ही अब इस टाइम पे 60% से ऊपर का पूरा जो ड्रोन है वो इन हाउस हमारी कंपनी में ही बन जाता है, हमें किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता है। तो इस तरीके की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, आत्मनिर्भर कैपेबिलिटीज इस टाइम पे डेवलप डेफिनेटली हो रही हैं। और मैं कहूंगा अगले 2 साल में हम 100% इंडिजिनस पे पहुंच जाएंगे, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे अतुल जी ने बताया, बाहर की कंट्रियां इंडिया को एक, क्योंकि हम एक डिप्लोमेटिक, हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है बहुत सारे देशों के साथ में, वर्सेस मेनी कंट्रीज लाइक चाइना और बाकी देश। तो हम एक बहुत अच्छे मोमेंट पे हैं जहां ये मैन्युफैक्चरिंग वाली जो हमारी एक स्ट्रेंथ हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी थी, ड्रोन हमारे को वर्ल्ड मैप पे लेके आ सकता है उस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ से। और हम इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए सप्लायर्स बन जाएंगे। हमारा थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है। थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है और हम शायद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चिराग, थोड़ा सा स्किलिंग के बारे में बताइए। अगर कोई युवा इस प्रोग्राम को देख रहा है, ड्रोन में अपना करियर बनाना चाहे, आपने कहा को पायलट और पायलट आप बनाएंगे, ये कैसे अलग होते हैं जो बाकी हमारे सिविल एविएशन में जो विमान है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इसको लेकर जब पायलट शब्द सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक तो मैं बोलना चाहूंगा पायलट शब्द बहुत एम्पावरिंग है। गांव का बच्चा भी ये नहीं है कि वो ड्रोन का पायलट नहीं बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हम डीजीसीए लाइसेंस ट्रेनिंग करते हैं। जैसे सिविल एविएशन में जहाज का लाइसेंस मिलता है, उसका रेगुलेटर डीजीसीए है, ड्रोन की ट्रेनिंग के रेगुलेटर भी डीजीसीए ही। तो इंसिडेंटली आप मान के देखिए कि अगर हम गांव में देखने जाएंगे और एक स्कैन करेंगे और हाथ रेस करें बच्चे हमारे गांव के और वो बोले हम एक डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हैं, उस टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल सच्चाई रहेगी, वो जेन्युइनली पायलट रहेंगे। जहां तक रही उड़ाने की बात, एक ड्रोन का पायलट एज कंपेयर टू एक जहाज का पायलट, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। आप 5 दिन 10 दिन में भी एक सर्टिफाइड पायलट बन सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे बहुत सारे सर्विस मॉडल्स हैं, उन्हीं में हम उन पायलट्स को फील्ड पे जॉब देकर उनकी, आप समझ लीजिए, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग करा देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है गांव के यूथ को, मैं पायलटिंग और को पायलटिंग साइड पे। और साथ साथ में ही अब ये ड्रोन्स हवा में उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है टूटेंगे, क्रैश भी रहेगा, या थोड़े बहुत आपको मेंटेनेंस रिपेयर भी रहेगी। तो एक और टाइप की नौकरी आने वाली है, वो टेक्नीशियंस की आएगी। जैसे हम रिपेयर शॉप देखते हैं मोबाइल की सब जगह पे, ड्रोन्स की रिपेयरिंग टेक्नीशियन और पायलट दोनों एक इकट्ठे जुड़ने वाले हैं ताकि एंड यूजर को बहुत अच्छे से सर्विस मिल सके। अतुल, थोड़ा सा हमें समझाइए, जिस तरह से चिराग बोल रहे हैं, कहां कहां नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, कौन कौन से नौकरियां मिलेंगी अगर आप ड्रोन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं? स्कोप कहां कहां है? जी, मैं ऐड करना चाहूंगा जो चिराग जी ने बताया वो पायलट्स तो बहुत रिक्वायरमेंट है अभी। इसके अलावा हमें तो जो विलेज का जो यूथ है उसके लिए काफी शॉप्स आने वाले हैं और ये ड्रोन्स काफी जगह पे यूज होने वाले हैं। एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हाईवे मैपिंग में, सर्विंग में, विलेज लेवल जैसे स्वामित्व योजना है उसमें यूज होने वाले हैं। तो पायलट्स, रिपेयर्स ये तो है ही। उसके अलावा अगर आप एक और सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्री इंश्योरेंस। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसा सेक्टर जहां पे काफी गैप्स है और इंश्योरेंस की अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट और जो फार्मर को इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का जो अदा होता है वो अमाउंट उसमें काफी डिफरेंस होता है और इसके वजह से काफी एजिटेशन होता है। तो ड्रोन के वजह से जो सर्वे किया जाता है डिजास्टर के बाद, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सेक्टर को काफी डिस्टर्ब करने वाला है। और ये जो ड्रोन मैपिंग के जरिए जो इमेजेस लेने वाले हैं उसके वजह से जो इंश्योरेंस सेटलमेंट है वो जल्दी होगा। तो ये काफी एक अलग अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। और ये जब चालू होगा तब ड्रोन के पायलट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खेतीबाड़ी में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर सरकार जल्दी ही नई योजना लाने वाली है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। इस योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए देश में 15,000 महिला स्वयं सहायता ग्रुप्स को ड्रोन्स के इस्तेमाल और उसके मरम्मत की ट्रेनिंग दी जानी है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले,
इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। देश में खेतीबाड़ी को नई तकनीक के साथ जोड़ने और गांव में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से जल्दी ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को खास ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नई योजना गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ पलायन की वजह से शहरों पर बढ़ते बोझ को भी कम करेगी। विजन गेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स का बाजार 2022 तक करीब $13 बिलियन का था, जो 2033 तक 25% सालाना दर से विकास करेगा। वैश्विक जनसंख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर भी खेतीबाड़ी का मशीनीकरण समय की जरूरत बनता जा रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एग्रीकल्चर मार्केट 2025 तक $24 बिलियन तक पहुंच सकता है। खेतीबाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल 25% की दर से बढ़कर 2025 में $2.6 बिलियन का हो जाएगा। संसदीय पैनल ने कुछ हफ्ते पहले ही सरकार को सुझाव दिया था कि खेतीबाड़ी में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में भी 47% खेती का मशीनीकरण हुआ है, जो चीन में 60% और ब्राजील में 75% के स्तर पर है। पैनल का मानना है कि इस कदम से किसानों की उत्पादकता 23% तक बढ़ सकती है और लागत में 20% तक की बचत होगी। पैनल का सुझाव है कि हर राज्य में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एक विशेष निदेशालय भी होना चाहिए। बीते कुछ सालों में भारत में एग्री स्टार्टअप्स की नई श्रृंखला की शुरुआत हुई है। न्यूज साइट इंक 42 के मुताबिक फरवरी 2022 तक देश में कुल 220 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में बयान दिया है कि भारत साल 2030 तक दुनिया का ड्रोन हब बन सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक बार फिर से अपने दोनों एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। अतुल, आपकी बारी। फाइनल कमेंट्स, किस तरह से ड्रोन अब एम्पावर करने जा रहा है, एम्पावरमेंट के लिहाज से ये ड्रोन का जो सिस्टम है वो किस तरह से आपको मदद करता हुआ नजर आएगा? जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं रही है, वो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जो बाहर की सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा 1940s 50s में क्रॉप डस्टर प्लेन्स यूज किए जाते थे अमेरिका में। अभी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनके यहाँ पे सेंसर्स, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक टेक्निक, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रहा है। हमारे स्टार्टअप्स का वही एक एम है कि हम इसको कैसे इकोनॉमिकली अफोर्डेबल बनाएं, इसको कैसे एडवांटेजेस बनाएं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो महिला है उनको अगर पायलट करना है तो ड्रोन को हमें काफी इजी तरीके से फ्लाई करने के लायक बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर हमारी कंपनी रात दिन काम कर रही है। और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है जिसके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें यूज करके हमारे क्रॉप का अनुमान लगा के फिर स्प्रेइंग करना, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और काफी जल्दी हम लॉन्च करेंगे। बहुत धन्यवाद अतुल। चिराग शर्मा, फाइनल पॉइंट्स, एम्पावरमेंट के लिहाज से आप लोग क्या कर रहे हैं? अगले 5 साल 10 सालों बाद तस्वीर क्या नजर आएगी? जी सर, अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हम खुद 150 जगह पहुंच रहे हैं। हमारा इरादा यह है कि 6 से 8 घंटे किसी भी एक तहसील में हमारे ये ड्रोन हब्स रहेंगे जहां पे ट्रेनिंग मेंटेनेंस रहेगी। और हम डेफिनेटली आशा करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं कि हम उनको रोजगार उन्हीं हब्स पे दे सकें, वहीं पे डिमांड जनरेशन हो इन सर्विसेज की और उस सर्विस के तहत उनको फील्ड का एक्सपीरियंस गेन हो। मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, इस टेक्नोलॉजी की जो बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ी अलग है जी, ये वो टेक्नोलॉजी है जहां पे जो गांव में यूजेज है उसका यूजर और उसको जो डिलीवर करने वाला, आप समझ लीजिए रहेगा, जो मतलब डिलीवर करने के लिए भी जो मैन पावर रहेगी या वुमन पावर इस केस में, वो गांव से ही रहेगी। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो रिवर्स माइग्रेशन, मतलब ये माइग्रेशन नहीं करा रही बड़े शहरों में। तो इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी का परफेक्ट पोजीशन है गांव में रहने का, वहीं पे एम्पावरमेंट होने का, क्योंकि गांव का बीटेक का बच्चा गांव में जाकर स्प्रे नहीं करेगा। मेरे पास तो इतना ही है जी। अच्छा, मैं देखता हूं संजय। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल चौधरी और चिराग शर्मा, खासतौर पर इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। आप दोनों ही चैंपियन हैं ड्रोन सेक्टर के और नए भारत की नई तस्वीर हैं। और अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। साथ ही 24-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया।
दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की स्टॉक सीमा की अवधि को 30 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर के अब 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक होलसेलर्स के लिए स्टॉक रखने की लिमिट को 200 टन से घटाकर 50 टन किया गया है। अगस्त महीने में डीमैट अकाउंट की संख्या सालाना आधार पर 26% बढ़ी 12.7 करोड़ हो चुकी है। इस बढ़त की मुख्य वजह शेयर बाजारों में आकर्षक रिटर्न और डीमैट अकाउंट खोलने की सुगम और सरल प्रक्रिया है। आरबीआई ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। ये जुर्माना बैंक के नियमों को उल्लंघन करने पर लगाया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों में कुल 8.7% के एनपीए को लेकर के सहज नहीं है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों से इस अनुपात को कम करने की हिदायत दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी को एक प्रस्ताव दिया है। अगर ये समय सीमा बढ़ती है तो 3:30 बजे के बाद भी वायदा बाजार में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता नजर आया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी व्यापार 2030 तक $1,200 अरब बढ़ सकता है। जीटीआरआई के अनुसार बंदरगाह और सीमा शुल्क परिचालन को सुव्यवस्थित करने में राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना जैसे उपायों से भारतीय कंपनियों को ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से यूएई को 75,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत अपने मित्र और पड़ोसी देशों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा मांग को पूरा करने के लिए ये चावल भेज रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसा करना सभी के लिए लाभदायक होगा। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन बाजार कल की तरह ही बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक जगत की तमाम सुर्खियों पर लगातार हमारी नजर बनाए रखेंगे हम आप, और लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।